हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखेंगे, यानी न्यायालय की अवमानना। तो ये जनरली आप रेगुलर न्यूज में अभी देखोगे कि ये आपके प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। सुओ मोटो का मतलब होता है ना कि खुद से, यानी कि देखो, एक तो होता है ना कि किसी ने शिकायत किया, और एक होता है कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेती है। तो सुओ मोटो का मतलब है कि कोर्ट अपने आधार पे ये सोचती है कि ये चीजें हैं, गलत है। तो जो न्यायालय का अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वो आप रेगुलर देखते हो। इनफैक्ट देखोगे, सीटिंग हाई कोर्ट जज तब जस्टिस सी एस कर्नन कर्नन जो थे, हाई कोर्ट के कोलकाता हाई कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के। और उन्हें कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 मंथ का सजा दिया गया था, 6 मंथ इम्प्रिजोनमेंट। तो इनफैक्ट समझ सकते हो कि हाई कोर्ट के जजेस को भी ये दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तब के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस के जजेस के खिलाफ उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया था। तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। बहुत बार ये होता है कि कोर्ट चीजों को, अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी को आप यदि नहीं मानते हो तो कोर्ट एक्शन लेती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। करा है कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ये करा जो विकिपीडिया से हमने लिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफन रेफर्ड टू सिंपली एज कंटेम्प्ट इज द ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसओबीडिएंट टू और disrespectful towards a court of law and its officers in the form of behavior that opposes or defies the authority, justice and dignity of the court। तो देखो, कोर्ट जस्ट इमेजिन करो इंडिया में। तो इंडिया के केस में आप लेते हो तो 3 बॉडी है, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। लेकिन जो कानून हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कोर्ट जो भी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो इन्फोर्स कराने के लिए उसके पास अथॉरिटी है। अब उसी का अथॉरिटी आप नहीं मानोगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। इन इंडिया जो है, इट इज डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इसे डील किया जाता है। देखो, इसमें जो कुछ 2 टाइप के होते हैं आपके, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल, सिविल में जैसे होता है कि मान के चलो कोई ऑफिसर है, तो उसने जो पब्लिक ड्यूटी उसका है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी है, कोर्ट ने ये बोला कि चलो यहाँ कचरे बहुत जमा है तो उसको सफाई कराना ये आपकी ड्यूटी है, और या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाना, या बहुत सारी चीजें हैं। अब उसको उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो जनरली उसमें क्या होता है कि फाइन का प्रोविजन है, ठीक है, फाइन का प्रोविजन है कि फाइन। अब एक क्रिमिनल, तो क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मान के चलो कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है, वो एक्चुअली अभी उस पर जजमेंट आया नहीं है, किसी जर्नलिस्ट ने उसको पहले ही पब्लिश कर दिया। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट थे, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया था, और बहुत बार ये लिया जाता। या फिर जजेस के अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगा दिए कि ये जो है पैसे लेकर के कुछ कर रहे हैं, या इनका फैमिली मेंबर है इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई इस ढंग से एलिगेशन, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का एलिगेशन और इस टाइप का चीजें। तो ये इस ढंग का चीजें होती है, या कुछ और चीजें। तो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप और नेचर है, तो आइदर वो सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको पनिशमेंट जो मिलता है उस फाइन प्लस आपका इम्प्रिजोनमेंट। जैसे बेस्ट एग्जांपल जस्टिस CS कर्नन। तो कर्नन हाई कोर्ट जज होने के बाद भी उनको पनिशमेंट दिया गया 6 मंथ, और 6 मंथ लॉन्ग टर्म है, ठीक है, इस अनुसार। अब सिविल वाले में है कि फाइन जनरली दिया जाता है, फिर समटाइम ये होता है कि चलो आप खड़े रहो 10 मिनट 20 मिनट। जैसे एक IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है, उसे ड्यूटी दिया गया, उसने पूरा नहीं किया, तो ये कोर्ट में यदि उन्हें बुलाया जाता है, क्या होता है, ऐसा है 20 मिनट आप यहीं खड़े रहे, ये जो उस ढंग का, या फिर फाइन इम्पोज किया जाएगा, इस ढंग से है। तो देखो, कहीं भी जो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 129, ठीक है, आर्टिकल 129 जो ये कहता है
कि ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कंटेम्प्ट होता है वो उसमें उसका प्रोविजन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो अवमानना, जो कंटेम्प्ट है, वो उसके लिए ये प्रोविजन, ये है आर्टिकल 129। एक आर्टिकल 142 है, बेसिकली स्पेसिफिक देखा जाए तो 142 क्लॉज 2। देखो आर्टिकल 142 क्या कहता है, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस, मान के चलो कि थ्रू आउट द इंडिया कोई भी इशू ऐसा है कि मान के चलो कि कोई इशू है कि वो किसी पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन फुल रूप से होना चाहिए, प्रॉपर तरीका से होना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल के तौर पे लो कि जो राम जन्मभूमि विवाद था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था 2010 के जजमेंट में, कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, एक रामलला विराजमान को दिया गया और एक निर्मोही अखाड़ा को दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो जजमेंट है ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है, क्योंकि विवाद का जड़ तो फिर भी रह गया। तो ये अजय हम उसके विवाद में नहीं जाएंगे कि वो क्या है, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि वो उसका कंप्लीट जस्टिस इसमें होना चाहिए ताकि समस्या ही समाधान हो जाए। तो उस कंप्लीट जस्टिस के तहत क्या किया गया कि आपको रामलला विराजमान को फुल जो 2.77 एकड़ लैंड था वो दे दिया गया, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए दूसरे जगह प्राइम प्लेस पे 5 एकड़ लैंड देने का घोषणा किया। तो ये एक तरह से कंप्लीट जस्टिस की, चलो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो फाइट कर रही थी तो उसे भी 5 एकड़ जमीन अच्छे जगह पे मिल जाए ताकि वो अपना सेपरेट मस्जिद का निर्माण कर सके और राम मंदिर का निर्माण ये कर सके। उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना था 3 मंथ्स के अंदर, और जो भी है जिस ढंग से वो बोर्ड चाहेगी प्रॉपर कंसल्टेशन से वो मंदिर का निर्माण कर सकती है। तो दिस इज कंप्लीट जस्टिस। तो आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस होता है। अब इस कंप्लीट जस्टिस में जो 142 क्लॉज 2 जो है, यदि उसको अपहेल्ड नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीजें होनी चाहिए, यदि वो नहीं किया जाता तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये इसमें केस लागू होता है। फिर आर्टिकल 215 है, ये हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड इशू को डील करता है। कहीं भी देखो कोर्ट हमारा एक तरह से, जैसे हमने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन आपका है, तो इट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उसके पास ही आप अथॉरिटी नहीं दोगे। जस्ट इमेजिन करो कि कोई फैमिली मेंबर है, तो फैमिली में एक गार्जियन है जो मेन गार्जियन है जो चीजों को। अब देखो, तो यदि मान के चलो अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बट अदरवाइज जब ज्वाइंट फैमिली होती थी तो एक पर्सन है, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, he is managing all the things, he is arranging for money and all, and whosoever is earning, he or she is giving money to him, and he will organize all those things, manage। अब उनका ही बात यदि लोग नहीं मानेंगे तो फिर ऑर्डर नहीं रहेगा ना घर में, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। जैसे आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केशवानंद भारती केस से आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कि कुछ चीजें हैं कि वो बेसिक है। अब यदि पार्लियामेंट कुछ भी उस सिचुएशंस पे लॉ बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे खारिज कर सकती है, कर देगी, वो सॉरी नल एंड वॉइड कर देगी, नल एंड वॉइड। तो ये सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट का अधिकार है। तो कोर्ट की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, अब देखो इसमें प्रश्न उठता है कि क्या हर वो चीज में भी ऐसा किया जाना चाहिए? तो नहीं। सुप्रीम डिफरेंट जजमेंट या डिफरेंट जगहों पे, जैसे ब्रिटिश में एक ब्रिटिश केस था, उसमें जजेज को बोला गया था कि दिस ओल्ड फेलो मेन, ठीक है, कि आर नॉट अवेयर अबाउट द अपडेटेड थिंग्स, एक तरह से एग्जैक्ट वर्बेटिम आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन कुछ इस ढंग से था। तो कहीं ना कहीं वो यदि वो चाहते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला हाँ हम लोग ओल्ड तो हैं बट वी आर लर्निंग द थिंग्स, और जो भी कुछ। तो एक तरह से जो आपको होना चाहिए कि नॉर्मल, यदि कोई हाँ वो डिग्निटी के अगेंस्ट रियल में जाता है तो नो डाउट अथॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए, उनका अपने पावर को मेंटेन रखने के लिए वो चीजें होनी चाहिए। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि किसी भी, हमारे पास जो है हर सिटीजन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जजेस के अगेंस्ट भी बोला जा सकता है, जजेस के अगेंस्ट भी, लेकिन वो उनके डिग्निटी को डिमिनिश नहीं करे, ठीक है, डिग्निटी को उनको डिमिनिश ना करे, या फिर कोर्ट के डिग्निटी को डिमिनिश नहीं करे। जैसे जस्ट इमेजिन करो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, या ऑनरेबल जजेस। तो वो एक एज वो पर्सन नहीं, वो उस पोस्ट को धारण कर रहे हैं, इस वजह से वो ऑनरेबल हैं। कोर्ट की डिग्निटी है, तो इस डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहिए, बट स्मॉल स्मॉल थिंग्स पे टोलरेबल होना चाहिए, ठीक है, टोलरेबल होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये इससे आपको, जैसे आप आर्टिकल समटाइम आ सकता है, तो आपका 129, 142 क्लॉज 2, और आपका 215 और 215, और फिर ये आपका जो है कंटेम्प्ट कोड 1971, सिविल और आपका क्रिमिनल, दो ये है। आई होप आपको अच्छा लगा। थोड़ा कुछ जो चीजें हैं, आप ये मेनली यही चीजें हैं, इसी से होगा। और आप रिपोर्ट ये सब पे कर सकते हैं, रिपोर्ट टाइप का आप एक तैयार कर लें, एक लिख लें, आर्गुमेंट भी आप एक लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।